भवतु सह नो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। व्याकरण की कक्षा में हम आज चर्चा करेंगे संधियों के ऊपर। और संधि वैसे भी मेल को कहते हैं। दो या दो से अधिक अलग अलग जब जो है विभाग होते हैं तो उसमें हम ये समझते हैं कि दो शब्दों को जोड़ दिया तो उससे फिर वो संधि का रूप आ जाता है। जैसे दो प्रकार के लोग हैं उनको मिलना, या जो संबंध है उनमें यदि विच्छेद हो जाता, अलग होना और फिर मिलना, तो उसको भी संधि कह देते हैं। दो प्रकार के राजा जो शत्रु हैं परस्पर और वो युद्ध करते हैं, युद्ध में फिर संधि कर लेते हैं अर्थात मिल जाते हैं, वैसा भी कह सकते हैं। तो संधि के संदर्भ में आज हम चर्चा करेंगे आपके बीच में, और बहुत ही सरल है, बिना संधियों के हमारा ज्ञान परिपक्व नहीं हो सकता है। संस्कृत वाङ्मय में, संस्कृत व्याकरण में संधियों का विशेष स्थान होता है। और संधि कुछ स्वर संधि, कुछ व्यंजन संधि, उसकी चर्चा आगे हम करेंगे। संधि का अर्थ जैसा मैंने बताया कि मेल है, और इस परिवर्तन से ही कहीं पर दो अक्षरों के स्थान पर एक नया अक्षर हो जाता है। जैसे जैसे दो अक्षर हैं, दो शब्द हम बोल रहे हैं, जैसे रामः, और फिर बोल दिया रमा कर देते हैं, स्त्रीवाची में कर देते हैं, रमा जमा ईश। अब दो रामा कर दें या रमा कर देते हैं, रमा ईश, ईशा। अब ये स्त्री है और ये पुरुष है, और दोनों को हम मिला दिए, दोनों को मिला दिए तो क्या हो जाएगा, ये रमा और ईश क्या हो गया, रमेश। रमा का ईश क्या हो गया, रमेश। ये दो शब्दों को मिलाकर के एक नया शब्द बना दिया, तो इसलिए इसको संधि कहते हैं। और बहुत सारे अभी आपको समझ में आएंगे। संधियां मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती हैं, मैं उनको आपके समक्ष रखता हूं। पहली संधि है स्वर संधि, स्वर संधि। स्वर संधि को हम अच संधि भी कहते हैं, क्योंकि जब आप जो है अक्षर समानताएं पढ़ते हैं, आ ई उण रे लिख ए ओम ऐ औ छ वरट, तो अच जो स्वर है तो इसको अच संधि भी कह देते हैं, अच संधि। दूसरी संधि है व्यंजन संधि। या करेंगे या और या। व्यंजन संधि जिसको हल संधि भी कहते हैं, हल संधि। इसी प्रकार से जो है विसर्ग संधि, तीसरी संधि है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि तो मुख्य रूप से हमको अच संधि और हल संधि के ऊपर चर्चा करनी है।
हल संधि और अच संधि क्या है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। जो स्वर संधि है, सबसे पहले हम उसको लेंगे स्वर संधि। तो स्वर संधि में क्या लिखेंगे? स्वर संधि क्या है? तो स्वर संधि के संदर्भ में एक स्वर के साथ दूसरे स्वर के मेल होने से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। बहुत ही सरल है, सहज तरीके से उसको समझें। एक स्वर के साथ दूसरे स्वर के मेल होने पर जो परिवर्तन होता है शब्द में, उसे स्वर संधि कहते हैं। और स्वर संधियों में भी जो मुख्य संधियां हैं उनके संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। तो बहुत ही प्रसिद्ध एक संधि है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में आप लिख लीजिए इसको, दीर्घ संधि। स्वर संधि के अंतर्गत हमने पहले पढ़ना है दीर्घ संधि। अब यहां से दीर्घ संधि में सबसे पहला सूत्र हम पढ़ेंगे अकः सवर्णे दीर्घः। अकः सवर्णे दीर्घः। अकः सवर्णे दीर्घः, इस सूत्र से हम जो ह्रस्व हैं या दीर्घ हैं उनको मिलाकर के हम दीर्घ कर देंगे। तो इसका अर्थ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद, ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद ह्रस्व या दीर्घ स्वर आवे तो दोनों के स्थान पर दीर्घ स्वर हो जाता है। पुनः उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे। अकः सवर्णे दीर्घः, अक के जो है स्थान पर दीर्घ हो जाता है जब सवर्ण हो। अब सवर्ण क्या है? तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। चूंकि आप इतना व्याकरण नहीं समझते हैं, तो जो एक ही जाति के हों, जैसे आ ये ह्रस्व दीर्घ प्लुत। इसी प्रकार से ई ये भी क्या है? एक ही प्रकार के हैं। और ऊ ये एक ही प्रकार के हैं। ऐसे ही आई आदि जो भी आगे आएंगे उनको देखेंगे तो एक ही सवर्ण हो। सवर्ण का मतलब एक ही जाति की हो, यद्यपि वो स्वर जाति है, तथापि उनमें भी अकार, इकार, उकार आदि का ध्यान हम रखेंगे। अब उदाहरण से हमको स्पष्टता आएगी कि अका सवर्णे दीर्घ का कैसे यहां पर दीर्घ होता है। जैसे हमने उदाहरण लिया रत्न, रत्न जमा आकरः, आकरः। अब यहां क्या है? ह्रस्व। रेफ, इसको तोड़ेंगे तो रेफ और आ। फिर क्या है? ता, फिर ना प्लस आ। अब क्या, और ये आ गया आकारः, आकारः।
आ करह तो रत्नाकरह हो जाएगा। इन दोनों को इसमें मिला दिया, जो ये दीर्घ आकार है, ह्रस्व आकार यहां पर है और यहां पर दीर्घ आकार है, तो दोनों के स्थान पर क्या हो गया, दीर्घ आकार हो गया। यहां दीर्घ दोनों के स्थान, ये सवर्ण है, दोनों अलग अलग नहीं है। यदि यहां ई होता, उ होता, या यहां ई उ होता तो दीर्घ नहीं होता, इसलिए यहां पर ये दीर्घ हो गया। तो क्या हो गया, रत्नाकरः, रत्नाकरः, ये इसको दीर्घ कहते हैं। और भी उदाहरण हम देख सकते हैं, जैसे बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं जो प्रचलित है, उन उदाहरणों को लेते हैं। जैसे विद्या, अब यहां पर हमने रत्ना पहले लिया था, रत्न, अब यहां हमने ले लिया विद्या। विद्या जमा आलयः, अब दोनों को मिला दिया, विद्या, ये भी दीर्घ आकार है, ये भी दीर्घ आकार है, दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, दीर्घ। जो हमने पहले ये दीर्घ, तो दीर्घ संधि पड़ रहा है, दीर्घ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, विद्यालयः, विद्यालयः। इसी प्रकार से ये जैसे विद्या जमा अर्थी, तो क्या हो गया, विद्यार्थी। गुरु उपदेशा, पहले ही का ले लेते हैं, तो गिरि जमा इंद्रः, क्या है, गिरि जमा इंद्रः। देखो दोनों ही ह्रस्वीकार है, क्या है, दोनों ह्रस्वीकार है, तो ये ह्रस्वीकार और ये ह्रस्वीकार क्या हो जाएंगे, दीर्घिकार हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा नाम, गिरीन्द्रः, अर्थात गिरीन्द्र मतलब क्या है, जो पर्वत का राजा है, गिरि माने पर्वत, इंद्र राजा, गिरीन्द्रः। इसी प्रकार से गिरि जमा ईशः, अब इसमें देखो गिरि, गिरि जमा ईशः, अब देखो यहां पर क्या है, दीर्घ है, यहां पर क्या है, दीर्घ है, लेकिन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाए, तो क्या हो जाएगा, गिरीशः, गिरीशः। ऐसे बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं। जैसे अब दूसरा उदाहरण मैं दे रहा हूं आपके समक्ष, हाँ वो उकार का उदाहरण हो जाएगा, अभी इकार का दे रहे हैं। जैसे सती, क्या है, अब दीर्घिकार मैंने इधर ले लिया, पहले वहां था, अब यहां दीर्घिकार ले लिया, और दीर्घ और ले लेते हैं, ईशः, दोनों दीर्घ हो गए, तो क्या हो जाएगा, दीर्घ दोनों हो जाएगा मिला करके, क्या हो जाएगा, सतीशः, कोई सती स्त्री है उसका स्वामी, ईशः, सतीशः। ऐसे ये इकार के उदाहरण हो गए। ऐसे ही उकार के उदाहरण में हम प्रयोग कर सकते हैं, जैसे गुरु उपदेशः भी बताया था, गुरु ह्रस्व उकार है, जमा उपदेशः, उपदेशः, गुरु उपदेशः। अब यहां देखो ये ह्रस्व उकार है, और ये कुछ लोग इसको समझ नहीं पाते कि ह्रस्व उकार है कि दीर्घ उकार है, तो इसमें थोड़ा समझना चाहिए। जब ये ऐसे होकर के ऐसे हो तो क्या है, ह्रस्व उकार है, और जब इसको ऐसे बनाया और इसमें ऐसे कर दिया तो क्या हो गया, ये दीर्घ उकार हो गया। इसको बहुत कम लोग समझ पाते हैं और बहुत त्रुटि करते हैं, विशेषकर जो है इकार और उकार में अंतर, ह्रस्व दीर्घ में उड़ीसा प्रांत में, या जो है हाँ बंगाल और तेलंगाना
और यहाँ बिहार में भी थोड़ा थोड़ा वहाँ भी गड़बड़ करते हैं, उनको समझ में आता है क्या ह्रस्व की दीर्घ है, तो ये समझना चाहिए। तो यहाँ देखो यहाँ भी ऐसा ही है, और इनको दोनों के स्थान पर क्या हो गया, गुरु। अब देखो यहाँ पर पहले ह्रस्व, इसको कर दिया ये गुरुपदेशः, गुरु, अब इसको ऐसे ही करेंगे गुरुपदेशः, ठीक है, गुरुपदेशः, इस प्रकार से समझ लेते हैं। इसी प्रकार और भी उदाहरण कर सकते हैं। हाँ, भानु जमा उदयः, भानु जमा उदयः, भानु माने सूर्य, और क्या हो गया उदय, उदय। अब देखो ये ह्रस्व, ये भी ह्रस्व, क्या हो जाएगा दीर्घ हो जाएगा, क्या हो जाएगा भानुदय, भानुदयः, भानुदयः, ऐसे। और लघु जमा ऊर्मी, लघु जमा ऊर्मी, अथवा वधू जमा उत्सवः, इसको भी देख लीजिए। वधू, वधू क्या है ह्रस्व है, जमा उत्सवः, तो क्या होगा वधूत्सवः। किसी के यहाँ शादी हुई तो वधू आई घर में, तो उसी खुशी में उत्सव मना रहे हैं, तो क्या हो गया वधूत्सवः, वधूत्सवः। ऐसे ही जब तुल्य नहीं होता कैसे होता है, जैसे हतोत्साह, हाथो, हाथ जमा उत्साह, हाँ वो तो थोड़ा सा अलग होगा, वो अलग संधि है, उसको गुण संधि में आएगा वो, ठीक है ना। हाँ, हाथो जमा उत्साह अलग आएगा वो, हाथोत्साह हो जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार से लघुर्मी आदि आएंगे, लघु जमा उर्मी। और एक उदाहरण दे देते हैं रेफ का, नहीं रिकार, पितृ, पितृ जमा ऋणम, पितृ पिता का ऋण, पितृ, अब ये क्या है ऋ है ऋषि वाला, पितृ जमा ऋणम, ऋणम, तो बराबर क्या हो गया पितृणम, पितृणम, ऐसे पितृणम। हाँ, इस प्रकार से इसको करेंगे। तो आज की कक्षा में इतना ही मैं बताता हूँ, शेष चर्चा अगली कक्षा में हम करेंगे। और ये बहुत ही सरल है, ये संधियां, संधियों के संदर्भ में। पितृणम का अर्थ क्या होगा? पितृ पिता का ऋण, मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, तो ये है ना, तो ये ऐसा कर दिया, ठीक है। आज की कक्षा को यही परिणाम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।